नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। विटामिन बी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स में अंदर जितने भी विटामिन आते हैं बी के अंदर, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जल में घुलनशील विटामिन का विटामिन सी। ठीक, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो यह लिखा हुआ है यह विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं हम। स्कर्वी के प्रतिरोधक के कारण, स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की जब कमी हो जाती है शरीर में तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। तो स्कर्वी का जो प्रतिरोधक होता है, मतलब कि जो इसका एंटी होता है, जो इसे होने नहीं देता, इसी कारण इसका नाम एस्कॉर्बिक रखा गया है। ठीक है, तो क्या था कि 13वीं शताब्दी में लोग इससे परिचित हो गए थे। तो समुद्री यात्री जो होते थे, समुद्र से यात्रा करने वाले, उस दौरान लोग इससे पीड़ित ज़्यादा होते थे, क्योंकि जब वह समुद्र से यात्रा करते थे और यह कई दिनों की यात्रा रहती थी, तो इस वजह से उन्हें ताज़े फल सब्जियां आहार में नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से उनके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती थी। ठीक है, तो इसी वजह से बाद में इसे एस्कॉर्बिक नाम दिया गया है, जो कि इसका रासायनिक नाम कहलाया एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके हम रूपों को डिस्कस करते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी दो रूपों में पाया जाता है। तो पहला है एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा है एल डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड और ये है डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड। तो जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? स्कर्वी रोधी होते हैं, अर्थात स्कर्वी इनकी वजह से नहीं होने पाता, ये एक्टिव होते हैं। और जो डिहाइड्रोस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, इनमें कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, क्योंकि यह निष्क्रिय होते हैं तो यह रोग को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हमने डिस्कस किए, एक है आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा है एल डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड। अब हम इसकी विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि यह जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन सी, इसलिए सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह जल में घुलनशील होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, यह शक्तिशाली प्रतिकर्मक होता है। प्रतिकर्मक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको कम करने का काम करता है, रिड्यूस करता है, तो इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। गंधहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है, स्मेल नहीं होती। यह पानी में घुलनशील होता है पूर्णतः। सूर्य की किरणों में यह नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो होता है आपके सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाता है। उससे युक्त जो पदार्थ विटामिन सी से युक्त होता है उसे अगर आप हवा में खोलकर रख दोगे तो क्या होगा? उसका हवा से रिएक्शन होने का, हवा में क्या होती है? गैसेस होती हैं, इनके मिलने से क्या होता है? उसके रंग बदल जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीकरण, उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिस वजह, क्योंकि हवा में क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिली होती है, जिस वजह से जो विटामिन सी से युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जब भी आप भोजन पकाते हो तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दूध एक ऐसा तत्व भोज्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर इसमें विटामिन सी आप डाल दोगे, जैसे नींबू मिला देते हैं दूध को फाड़ने के लिए, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए दूध को विटामिन सी का बेकार स्रोत कहा जाता है। तरल अवस्था में जल्दी नाश होता है। जब यह तरल अवस्था में होता है और इसे हम पकाते हैं तो यह जल्दी नाश हो जाता है। तरल अवस्था में इसलिए क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है और यह आसानी से मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, जो भी वसा घुलनशील वसा के एलिमेंट होते हैं, वसा की तरह होते हैं, तो उन रूपों में यह अघुलनशील होता है, क्योंकि क्या है? यह जल में घुलनशील है, ना कि वसा में, इसलिए वसा के जितने भी रूप होते हैं, पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, इन सभी में यह अघुलनशील होता है, मतलब इनमें घुलता नहीं है। निम्न कारणों से भी विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। कुछ अन्य कारण भी हैं,
सूर्य के प्रकाश में नष्ट होता है, पकाने पे नष्ट होता है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे कि डिब्बाबंदी। जब फूड को, भोज्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करके रखा जाता है तब भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कैनिंग का मतलब जैसे कि आप कैन में रखते हो, बोतल में रखते हो, तो ये इसे कहते हैं कैनिंग करना, कैन में रखना। तो ये इसी को कहते हैं डिब्बाबंदी। तो इस प्रक्रिया में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थों को जब आप पकाते हो तब भी विटामिन सी नष्ट होता है। भोज्य पदार्थ के संरक्षण करने में जैसे आप क्या करते हो, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखते हो कि काफ़ी दिन चले, प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन प्रक्रिया जब की जाती है फूड को संरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक यूज हो सके, तो इस प्रक्रिया में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोजन के संग्रहीकरण में, तो संरक्षण और संग्रहीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं है। संग्रहीकरण का मतलब जब आप सुरक्षित रखते हो कि ये लंबे समय तक चले, वो संरक्षित करना, और संग्रहीकरण में जब जिस चीज़ में, जिस बर्तन में, जिस डिब्बे में आप उसे रखते हो, उस प्रक्रिया में भी यह विटामिन सी नष्ट करके ही उसे स्टोर किया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो विटामिन सी के क्या क्या कार्य हैं। विटामिन सी, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम हमेशा याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन सी के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला है आपका कोलेजन और अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में। कहने का मतलब है कि जो कोलेजन होता है हमारे ब्लड में, और जो सेल्स होती हैं, सेल होती है ना, हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें आपस में बांधने का एक तत्व काम करता है जिसे सीमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अंतःकोशिकीय मतलब कि कोशिकाओं का आपस में, कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए यह सीमेंट की तरह कार्य करता है, जो होता है कोलेजन, ठीक है। तो जो कोलेजन होता है सीमेंट की तरह पदार्थों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें अस्थियों के निर्माण में विटामिन सी क्या करता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको स्वस्थ रखता है और उनकी वृद्धि विकास होता रहे, उनका निर्माण होता रहे, उसके लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है दांतों को स्वस्थ रखने में। जैसे इसकी कमी से क्या हो जाता है, दांतों में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो कैल्शियम, फॉस्फोरस की तो आवश्यकता होती ही है, विटामिन सी भी आवश्यक होता है ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें, उनकी वृद्धि, विकास, निर्माण, इन सब की जरूरतें पूरी होती रहें। नेक्स्ट है घाव भरने में। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो आपके शरीर में चोट लग जाती है तो वह आसानी से भर नहीं पाता है। तो घाव भरने के लिए, आपकी चोट को फिल करने के लिए विटामिन सी दिया जाता है। यह एक कोएंजाइम के रूप में होता है। कोएंजाइम का मतलब है कि जैसे आपके अंदर कई सारे एंजाइम निकलते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करते हैं, तो उन एंजाइम को अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके उनकी, इसलिए यह एक कोएंजाइम के रूप में उनकी मदद करता है। तो इस प्रकार विटामिन सी एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में। कई सारे रिसर्च किए गए हैं जिससे ये पता चला है कि शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको यह अम्ल में बदल देता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता नहीं होने पाती है। और जब अधिकता नहीं होगी तो क्या होगा, मनुष्य के शरीर में हृदय संबंधी जो बीमारियां हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के जमने से, तो वह नहीं होती हैं। तो विटामिन सी क्या करता है, जब आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, जिससे कि आपका हृदय स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट इसका कार्य है लौह तत्व के अवशोषण में यह सहायक होता है। लौह तत्व जो हमें आयरन कहते हैं ना, कि हमें अपने भोजन में आयरन लेना चाहिए, इससे ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो विटामिन सी क्या करता है, जो ये आयरन होता है इसके अवशोषण को सरल, शीघ्र और सुगम बनाता है, जिससे हमारा शरीर आसानी से आयरन को अवशोषित कर पाता है। तो आयरन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी तत्व की आवश्यकता होती है। अर्थात विटामिन सी और आयरन दोनों का होना मस्ट है। नेक्स्ट है टायरोसिन और फिनाइल अमीन। ये दोनों क्या है, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्मतम सरलतम इकाई होती है। तो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो उन्हीं में से दो अमीनो एसिड है टायरोसिन और फिनाइल अमीन। इनके चयापचय में यह विटामिन सी सहायक होता है।
अगर ये ना रहे विटामिन सी तो क्या होता है, ये अमीनो एसिड शरीर में अवशोषित नहीं होते हैं और क्या होते हैं, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर चले जाते हैं। जब ये शरीर में अवशोषित ही नहीं हो पाएंगे तो इनसे मिलने वाले जो लाभ है वह शरीर को प्राप्त नहीं होते। और फिर प्रोटीन किस लिए होता है, आपके शरीर के वृद्धि विकास के लिए, तो उनकी कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में, तो कार्टिकल शरीर से निकलने वाला एक हार्मोन है जो किससे निकलता है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क का मतलब क्या है, आपकी किडनी के ऊपर छोटे से पानी, जैसे आपकी ये किडनी है और यह छोटे से हिस्से में ये ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है कार्टिकल हार्मोन्स। इस हार्मोन से यह हार्मोन्स, अगर विटामिन सी आपके शरीर में नहीं है तो यह हार्मोन्स का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, एड्रिनल कार्टेक्स का आकार बढ़ता चला जाता है। ये जो एड्रिनल ग्रंथि देख रहे हैं आप, अधिवृक्क ग्रंथि, अगर ये हार्मोन्स नहीं निकल रहा है विटामिन सी के अभाव में तो इस ग्रंथि का जो आकार है वह बढ़ता चला जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि के बढ़ जाने को कहा जाता है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने डाइट में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो आपका शरीर निरोगी बना रहता है। इसलिए डेली एक फल खाने की हिदायत दी जाती है जो मौसम के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कार्य करता है। इसके अलावा यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड के निर्माण में भी सहायता करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये क्या करते हैं, ये तत्व जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, आपके शरीर को, आपके चेहरे को, आपके त्वचा को यह ऊर्जावान बनाए रहते हैं, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, ग्लोइंग देता है, एंटी एजिंग बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि आप अपनी उम्र से कम दिखते हो। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। हम जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। तो स्कर्वी रोग किस वजह से होता है, जब आप ताजे फल और सब्जियों का सेवन लंबे समय तक नहीं कर रहे होते हैं तो आपके शरीर में स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि विटामिन सी की वजह से होती है। अब ये स्कर्वी कितने प्रकार की होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो यह क्या होता है, स्कर्वी दो प्रकार का होता है। पहला है वयस्कों में अर्थात एडल्ट्स में होने वाला स्कर्वी, और दूसरा होता है आपका शिशु में होने वाला स्कर्वी। तो जो वयस्क में होता है स्कर्वी, उसमें क्या होता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति थकान महसूस करता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, सांस लेने में तकलीफ, हड्डियों में प्रॉब्लम, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द। ठीक है। इस पे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, आपके दांतों पे। तो इसमें क्या होता है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो क्या होने लगते हैं, फूलने लगते हैं, उनसे खून निकलने लगता है। एक मिनट हम रुक जाइए। हाँ, तो पहला होता है, इसमें हम वयस्क डिस्कस कर रहे हैं। तो वयस्क में क्या होता है, वयस्क को जो स्कर्वी होती है उनके दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो फूलने लगते हैं, और मसूड़ों के फूलने से उनमें खून निकलने लगता है। तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट इतने मुलायम हो जाते हैं कि कुछ समय बाद टूटने तक की नौबत आ जाती है। ठीक है। तो जोड़ मुलायम हो जाते हैं, जोड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियां कमज़ोर, बाजुआं और जो आपकी थाई की मांसपेशियां होती है इनमें रक्त स्रावित होकर जमा होने लगता है इनमें, जिस वजह से क्या होते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, बॉडी पे
चकत्ते पड़ जाते हैं नीले लाल रंग के आपके थाई पे, बाजुओं पर। आपकी जो रक्त वेसल्स होती हैं, मतलब कि ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ, वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण इनके फटने की संभावना बढ़ जाती है। घाव देर से भरता है, कमजोरी, आलस, थकान, अनिद्रा, ठीक है, ऐसी समस्याएं इस उत्पन्न होती है। जब इंसान के शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तो आलस और थकान, नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स तो लग ही रहेंगी, ठीक है। तो ये वयस्क का हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट है इसमें स्कर्वी, शिशुओं में होने वाली स्कर्वी। तो शिशुओं में जो स्कर्वी होती है अभी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, उसकी भूख समाप्त हो जाती है। उसके भी क्या होता है, जब भूख समाप्त हो जाती है अक्सर बेहोशी छाई रहती है, उसके मसूड़े भी फूल आते हैं, हड्डियों में रक्त जमा होने लगता है, टांगों और जांग में सूजन और दर्द रहता है, दांत निकलते हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उस समय मसूड़े सूज जाते हैं और जिस वजह से खून निकलता है दांतों से। इसकी कमी से टीबी होने की भी संभावना रहती है, ठीक है। जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है इसकी भी संभावना रहती है। इस प्रकार टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं। जब शिशुओं को विटामिन सी की कमी होती है तो टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारियों के संक्रामक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है उनके घाव जल्दी नहीं बढ़ते, ठीक है। और इनका क्या होता है, जो इनकी छाती होती है वो अंदर की ओर धसी होती है, सामने की जो हड्डी होती है वो अंदर की ओर धसी हुई रहती है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पसलियाँ विशेष प्रकार से उभरी हुई लगती हैं, हड्डी अंदर की ओर धसी रहती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी। इसके अलावा क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई, शरीर में ऐंठन और लास्ट में शिशु की मृत्यु हो जाती है अगर इतनी सारी बीमारियां उसे हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है स्कर्वी। जो रोग होता है इसे नाविक रोग भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि समुद्र में लोग जब 13वीं शताब्दी में लंबे लंबे सफ़र करते थे तो जिस वजह से उन्हें ताजे फल सब्जियां नहीं मिल पाते थे अपने आहार में और उन्हें यह रोग हो जाता था नाविकों को, इसीलिए स्कर्वी को नाविक रोग भी कहा जाता है। तो हमने डिस्कस किया स्कर्वी दो प्रकार की होती हैं, वयस्क में होने वाली स्कर्वी और शिशु में होने वाली स्कर्वी। फिर इसी के साथ जो मसूड़ों से संबंधित रोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जिंजवाइटिस, ठीक। मसूड़ों के रोगों को जिंजवाइटिस कहते हैं, जो कि स्कर्वी की वजह से ही होता है। फिर स्कॉर्ब्यूटिक रोग किसे कहते हैं, जिसमें छाती अंदर की ओर धसी होती है, ठीक है। स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी आपकी जो हृदय की छाती की जो हड्डियां हैं वो अंदर की ओर धसी हुई और मांसपेशियां कुछ उभरी हुई, पसलियां बाहर की ओर दिखती हैं, जैसे कि कबूतर, ठीक है, कबूतर की तरह। अब हम इसके सोर्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किन तत्वों से यह प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन सी कैसे फलों से मिलता है, हमें खट्टे फलों से मिलता है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि किन फलों से, या ऑप्शन में दे देगा आंवला, अमरूद, आम, तो इसमें क्या होगा, सही ऑप्शन आंवला। इसके अलावा ये अन्य तत्वों से भी मिलता है। जैसे जैसे प्रचुर मात्रा की बात की जाएगी तो खट्टे फलों में इनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। इसके अलावा क्या है, जो आपके खमीरीकृत जो भोज्य पदार्थ, जैसे कोई आप डिश बनाते हो और उसमें खमीर उठाते हो, रात भर के लिए छोड़ देते हो कि उसमें खमीर बन जाए, ठीक, तो वो फूड में क्या होता है, आपके विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होती है। जैसे इडली होता है, डोसा होता है, भटूरा होता है, इसको कैसे बनाते हो आप, रात भर के लिए भिगो के छोड़ देते हो और दूसरे दिन आप बनाते हो, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है क्योंकि यह भोजन खमीरीकृत किया हुआ होता है। इससे विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा भोज्य पदार्थों में बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके जो अंकुरित अनाज होते हैं जैसे चना, दाल, इनको अंकुरित करके अगर आप खाते तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। हरी मिर्च, खट्टे फल, ये सब इसके अन्य उत्पाद हैं जिनमें यह प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अब इसके अवशोषण की बात कर ली जाए तो जैसे कि विटामिन सी क्या है, यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है
तो इससे यही क्लियर हो जाता है कि यह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होगा, बल्कि इसका शरीर से उत्सर्जन हो जाएगा मूत्र के रूप में, अर्थात मूत्र के रूप में, क्योंकि जल में घुलनशील है, मूत्र के रूप में यह शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर में इसका संग्रहित नहीं होता। और इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? तो हमारे शरीर का जो पाचन होते हैं, अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। तो इसका भी पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। कभी कभी जब डायरिया की सिचुएशन आ जाती है तो यह मल के द्वारा भी शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आज के डिस्कशन में बस उतना ही। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इस पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2-3 सीरीज में, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।